हेलो प्यारो बच्चों, आप लोगों को सुबह का नमस्कार। मैं अखिल। जैसा कि आप लोगों को ये पता होगा कि जिस चैनल पर हम पढ़ा रहे हैं, इस चैनल पर पहले और भी क्लास चलते आ रहे हैं, जैसे साइंस का, सोशल साइंस का, और भी अलग अलग सब्जेक्ट चलते आ रहे हैं और जैसे चलेंगे। ठीक है, तो मैं आप लोगों को मैथ का क्लास लूँगा। और भी हमारे एक सर हैं, जैसे आप लोगों ने प्रीवियस से क्लास देखा होगा, वो भी सर मैथ क्लास अपना ले रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमारा जो क्लास चलेगा वो मैथ का क्लास चलेगा। ठीक है, हमारा जो क्लास चलेगा वो मैथ का क्लास चलेगा। ठीक है, और आज हम शुरू करने वाले हैं। इस टॉपिक का नाम है रियल नंबर, इट मीन्स वास्तविक संख्या। तो बच्चों, पहले ये जान लेना जरूरी होता है कि आपके सब्जेक्ट का जो टोटल मार्क्स आएंगे, टोटल जो अंक आएंगे, वो कितने आएंगे? 100 आएंगे। इस 100 अंक में ध्यान होना चाहिए, जिसमें से 50 आपका MCQ आता है, और जो 50 जो होता है वो आपका सब्जेक्टिव आता है, जिसमें से आपका 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये जो क्वेश्चन होते हैं, ये जो होते हैं वो 1 मार्क्स क्वेश्चन होते हैं बच्चों। ठीक है, तो पहले आपको एक प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए कि आप जो पढ़ रहे हैं, आप किस सेक्शन में, ये आपका रिटन सेक्शन हो गया जो कि आपको बनाकर एग्जाम को देना होगा, और ये भी आपको बनाकर एग्जाम देना होगा। ऐसा नहीं है कि आप ऐसे टिक कर देंगे। ठीक है, तो आप 100 नंबर लाना चाहते हैं तो 100 के लिए आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, ये दोनों पर आपको टारगेट करना होगा। तो जैसे अभी हम जो शुरुआत करने वाले हैं, जो हमारा टॉपिक का नाम है वास्तविक संख्या। ठीक है, क्या है? वास्तविक संख्या। ठीक है बच्चों, वास्तविक संख्या है। पहले बात ये जान लिया जाए कि जो हमारा चैप्टर चल रहा है, आज से जो शुरू हुआ है जो चैप्टर, वो शुरू चैप्टर से, इस चैप्टर के नाम है क्या? वास्तविक संख्या, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं क्या? रियल नंबर। क्या बोलते हैं बच्चों? रियल नंबर। ठीक है, पहले नंबर ये भी पता होना चाहिए, और दोनों साथ साथ लैंग्वेज जरूरी है, क्योंकि मैथ में कोई लैंग्वेज उतना मायने नहीं रखता है, क्योंकि इसमें सारा सॉल्यूशन पर डिपेंड करता है कि आप किस लैंग्वेज में बेहतर समझते हैं। ठीक है, तो इस वास्तविक संख्या में ये पूरे जो हमारे पास जो संख्या देख रहे हैं, ये पूरी एक वास्तविक संख्या है। और अभी हम जो चर्चा करेंगे, ये प्रत्येक संख्या के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, अभी हम जो संख्या जो जो चर्चा करने वाले हैं, ये चर्चा हम करेंगे 4 संख्या पर हम चर्चा करने वाले हैं। पहला तो बच्चों ये है कि हम जो शुरू करते हैं ये वास्तविक संख्या है, लेकिन आप कोई भी, अभी हम इसके बाद अभी हम 10 मिनट के बाद अभी जो हम सारा कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, उसके अकॉर्डिंग हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाएंगे, ताकि आप लोग को एक बेहतरीन समझ में आए कि हम जो पढ़ रहे हैं, जितना मेरा कॉन्सेप्ट है, क्या वो कॉन्सेप्ट हमने जो बताया है वो सही है, या कॉन्सेप्ट वो ऑब्जेक्टिव को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो बच्चों पहले ये जान लेते हैं, ये प्राकृत संख्या है। क्या है? प्राकृत संख्या। ये प्राकृत संख्या है। ठीक है, आपको पता है प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, जो कि आप पिछले क्लास 9th क्लास में भी आप पढ़े हैं। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं है, फिर से मैं इसे रिकॉल कर दे रहा हूँ। प्राकृत संख्या क्या होती है? गिनती की सारी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहा जाता है। तो जैसे वो गिनती की सारी संख्या, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, एंड सो ऑन हो गया। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये आपका क्या है? प्राकृत संख्या है। इसके बाद आता है क्या? पूर्ण संख्या। क्या आता है बच्चों? पूर्ण संख्या। ये पूर्ण संख्या है, ये पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या 1 2 3
4 5 6 एंड सो ऑन। अब हमारा परिभाषा ये है कि अगर गिनती के पहले शून्य लगा दिया जाए, शून्य को ऐड कर दिया जाए, नॉर्मली अगर हम ये जो हम संख्या देख रहे हैं बच्चों, ये हम जो संख्या देख रहे हैं, ये हमारा जो संख्या है ये प्राकृत संख्या है। अगर इसी प्राकृत संख्या के पहले शून्य को ऐड कर देते हैं तो जो हमें संख्या बनती है वो संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या। क्या है बच्चों? पूर्ण संख्या। अब नेक्स्ट नंबर आता है, क्या आता है? पूर्णांक। ये थोड़ा सा पूर्णांक संख्या समझना पड़ेगा, क्योंकि ये पूर्णांक संख्या आप नहीं समझोगे तो फिर आप अभी जो डिफिनेशन आएंगे उसमें बार बार पूर्णांक आएगा, तो इससे बेहतर है कि हम पूर्णांक समझ लेते हैं। जिसे इंग्लिश में बोला जाता है इंटीजर। क्या बोलते हैं बच्चों? इंटीजर। ठीक है। पूर्णांक संख्या क्या है? जब हम ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या और जीरो को एक साथ ऐड कर लेते हैं या जीरो को एक साथ मिला लेते हैं। हम फिर से बोल रहे हैं, यानी कि ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या और जीरो को जब मिला लेते हैं तो जो भी हमें संख्या प्राप्त होती है वो क्या होती है? पूर्णांक संख्या। ये तो हम संख्या रेखा कर दिए। ये जो आप देख रहे हैं इसका अगर देखा जाए तो इसका एक नाम है क्या? संख्या रेखा। क्या है? संख्या रेखा। ठीक है बच्चों। तो यहां पर देखा जाए हमने क्या बोला? जीरो। ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 और एंड सो ऑन, एंड सो ऑन। ठीक है बच्चों। इसी प्रकार हम एक और नंबर ले रहे हैं, -1 -2 -3 -4 -5, आगे इस तरह आएंगे। तो आप क्या देखेंगे? इसे दो भाग में बांटा गया है। कितने भाग में बांटा गया है बच्चों? दो भाग में। ठीक है, दो भाग में। आप यहाँ जो देख रहे हैं ये आपका पॉजिटिव मतलब धनात्मक पूर्णांक संख्या है। इसे हम डिनोट करेंगे क्या? जेड से भी, और इसे हम आई से भी डिनोट करते हैं। ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये जो नंबर देख रहे हैं, ये आपका क्या हो गया? नेगेटिव या ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। इसे हम ऋणात्मक पूर्णांक संख्या कहते हैं। चलिए देखिए ध्यान से। तो अभी हम जो चर्चा किए हैं वो तीन संख्या पर चर्चा किए हैं बच्चों। पहला बच्चा हमने जो चर्चा किया है क्या है? प्राकृत संख्या, जो कि गिनती की सारी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। इसमें सबसे छोटी प्राकृत संख्या जो होगी वो क्या होगी? एक होगी। पूर्ण संख्या क्या कहते हैं? यानी सबसे छोटी पूर्ण संख्या देखा जाए तो जीरो, यानी गिनती के पहले शून्य लगा देने पर जो भी संख्या प्राप्त होती है हमें पूर्ण संख्या। लेकिन हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, कौन सा? पूर्णांक संख्या। क्योंकि ये बार बार पूर्णांक संख्या आपको परेशान करेगा समझने में। जब तक आप नहीं समझोगे तब तक क्वेश्चन नहीं बन पाएंगे। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और जीरो को एक साथ शामिल कर लिया जाए। जीरो को एक साथ शामिल कर लिया जाए तो जो भी हमें संख्या प्राप्त होती है बच्चों वो होती है क्या? पूर्णांक संख्या। ओके, आइए। तो हम विश्वास है कि आप ये तीनों समझ गए होंगे, और तीनों समझने के बाद हम आते हैं क्या? आभाज्य संख्या पर आते हैं। अब हम धीरे धीरे थोड़ा सा ट्रैक को बदलेंगे। ठीक है। तो पहला बात यह है कि अब हम आते हैं क्या? आते हैं अभाज्य संख्या, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है क्या? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे बोलते हैं बच्चों? ध्यान से समझा जाएगा। जिसे हम लोग अगर अंग्रेजी की भाषा में समझाएं तो इसे बोलते हैं प्राइम नंबर। ठीक है बच्चों। हमने क्या बोला कि वैसी संख्या, क्या? वैसी संख्या, वैसी संख्या जो एक या स्वयं से विभाज्य हो, स्वयं से क्या हो? विभाज्य हो। ठीक है। तो उस संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। इसका एक इंपॉर्टेंट नोट बन जाता है बच्चों, एक महत्वपूर्ण बिंदु बन जाता है। ठीक है, कि अभाज्य संख्या के मात्र दो भिन्न क्या बच्चों? दो भिन्न
गुणनखंड होते हैं, दो भिन्न भिन्न गुणनखंड होते हैं। अब समझने के लिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि हमने जो नोट में लिखा है कि अब इसको थोड़ा एग्जाम्पल समझते हैं। आप एग्जाम्पल से बहुत बेटर समझोगे, हमें विश्वास है कि आप एग्जाम्पल से बहुत बेटर समझोगे। ठीक है, हमने क्या परिभाषा लिखाया, वैसी संख्या जो एक या स्वयं से विभाजित हो। ठीक है, ये परिभाषा है, लेकिन इसी परिभाषा में एक हमने नोट जो पॉइंट दिया है, हमने जो एक नोट पॉइंट दिया, ये समझने लायक है। क्या? अभाज्य संख्या के मात्र दो भिन्न भिन्न गुणनखंड होते हैं। कितने होंगे बच्चों? दो, और वो भी कैसा? दो अलग अलग, एक जैसा नहीं होगा। आइए हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, हम एग्जाम्पल लेते हैं, इस बात को ध्यान दिया जाए पहले। यहां पर क्या है, हम एक नंबर उठाते हैं, 1 2 3 4 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड सो ऑन। इसी तरह हम आगे लेते रहेंगे। ठीक है, लेकिन हमारा जो टारगेट है, हम जो समझाने का प्रयास कर रहे हैं, जरा इस चीज को समझिएगा। ठीक है, इसका दो गुणनखंड करेंगे तो 1 गुने 1 आएगा, इसका भी करेंगे तो 1 गुने 2 आएगा, इसका भी करेंगे तो 1 3 आएगा। ऐसे हम गुणनखंड मतलब तोड़ते जाएंगे या देखेंगे कि किस किस के टेबल में आता है, किस किस के पहाड़ा में आता है। ठीक है, ये आपको बस देखना है, या किस किस से कटता है, ये नंबर किस किस से कट सकता है। 4 किससे कटेगा? 2 1 से, 2 से और 4 से, ये आपको ध्यान देना है। इसी तरह बच्चों हम 5 को देखेंगे तो 1 से, 5 से, 6 को देखेंगे 1 2 3 6, 1 से 7 1 2 4 और 8। इस तरह आगे देखेंगे 1 3 9 1 2 5 10 1 और क्या 11। इस तरह हम आगे देखेंगे, ये इसका भी बहुत ज्यादा गुणनखंड हो जाएगा अगर देखा जाए तो, 1 से 2 से 3 से 4 से 6 से और 12 से। मेन हमको जो समझना है वो हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, आप जरा ध्यान दीजिएगा। हम जो समझाना चाहते हैं ये समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, आइए पहले बात ये देखिए कि हमारा जो परिभाषा है वो क्या है कि वैसी संख्या जो एक या स्वयं से विभाज्य हो। ये एक से विभाज्य है और स्वयं से विभाज्य है, ये भी है एक से और स्वयं से, ये नहीं है। 5 ये भी है, 6 ये भी नहीं है, ये है। इस तरह हम देखते चलेंगे कि कौन है कौन सा नहीं है। ठीक है बच्चों, ये जो हम अभी बता रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, आइए, लेकिन हमारा क्या मिला? 1। हमारा पहला सवाल है कि क्या हम 1 को अभाज्य संख्या लेंगे? हम क्या 1 का अभाज्य संख्या लेंगे? हमारा पहला प्रश्न ये है। तो आप कहेंगे नहीं सर, क्यों? क्योंकि आप जब देखोगे कि अभाज्य संख्या के मात्र दो भिन्न भिन्न गुणनखंड होते हैं, लेकिन यहाँ प्रश्न में देखा जाए हमने जो लिखा है, एक का भी दो गुणनखंड है, लेकिन दोनों गुणनखंड वो भिन्न भिन्न नहीं है, वो एक जैसा है, तो हम एक का नहीं लेंगे। ओके, तो एक का रिप्लेसमेंट हो गया, एक नहीं हो सकता है। हाँ, ये दो होगा क्योंकि एक और दो दोनों अलग अलग गुणनखंड है। दो गुणनखंड है लेकिन दोनों क्या है? अलग अलग गुणनखंड है। ओके, तो हम पहले हमारा जो क्वेश्चन बनेगा वो क्या बनेगा? हमारा जो क्वेश्चन होगा, हमारा क्वेश्चन क्या होगा जरा ध्यान दिया जाए। तो पहला हम करेंगे क्या? पहला हम करेंगे 2 लेंगे, 2 के बाद क्या आएगा? 3 आएगा, 3 के बाद क्या आएगा? 5 आएगा, 5 के बाद क्या आएगा? 7 आएगा, 7 के बाद क्या आएगा? 11 आएगा। इसी तरह हम देखते चलेंगे कि किसका दो अलग अलग गुणनखंड है। ठीक है, और देखो बच्चों, यहां भी एक क्वेश्चन बनता है, यहां भी एक क्वेश्चन बनता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? पहला प्रश्न, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपको क्या दिख रहा है? 2। लेकिन इसमें से एक प्रश्न और पूछेगा कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है? देखिए प्रश्न दोनों एक ही है, ये जो 2 है आप इसको कतई आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ये जो 2 देख रहे हैं, 2 के पास 2 गुण है। 2 के पास कितना गुण है बच्चों? 2 गुण है, और 2 एक ऐसा अभाज्य संख्या है जो कि सम अभाज्य संख्या है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। इस बात को मान लीजिएगा। ठीक है,
तो ये दो जो है सबसे छोटी क्या सम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी सम अभाज्य। अगर केवल पूछेगा अभाज्य तो फिर भी ये दो ही को बोलेंगे, मतलब दो क्वेश्चन है और दो इसका जवाब रखा है, समझ सकते हैं, एक क्वेश्चन दो जवाब, एक क्वेश्चन दो जवाब। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं। तो मुझे विश्वास है कि आप अभाज्य संख्या को बेहतर ढंग से समझ गए होंगे। देखिए इसी का जस्ट अपोजिट होता है, इसी का जस्ट विपरीत होता है क्या, भाज्य संख्या, इट मीन्स कंपोजिट नंबर। ठीक है, देखिए सबसे बड़ा समस्या क्या है, अगर आप अभाज्य को समझ गए होंगे तो भाज्य जस्ट इसका उल्टा है। आइए हम दिखाते हैं, भाज्य को थोड़ा सा बताते हैं। ठीक है, ध्यान दिया जाए। पहला बात यह है कि अगर हम चलते हैं भाज्य पर, चलते हैं कहाँ चलते हैं, भाज्य संख्या पर चलते हैं। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या क्या है बच्चों, जरा ध्यान से समझा जाए। भाज्य संख्या हम एक भाषा में समझ सकते हैं, एक पॉइंट में इसको हम लोग लिख सकते हैं कि जो हमारा संख्या अभाज्य ना हो, इट मीन्स इसका दो से अधिक गुणनखंड हो। कितना गुणनखंड हो, दो से अधिक गुणनखंड हो, एक से भी कटे, स्वयं से भी कटे और दूसरे नंबर से भी कटे। ठीक है, मतलब ये भाज्य संख्या का जो पहला संख्या होगा, इसका जो भी गुणनखंड होगा, इसका गुणनखंड दो से अधिक होता है, दो से अधिक होता है किसका, भाज्य संख्या का। आइए पहले हम एग्जाम्पल उठा लेते हैं, आप ही के पास एग्जाम्पल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और बच्चों 12। ठीक है, हमारा परिभाषा दम सटीक था। हमने कहा ना कि बिना परिभाषा का, बिना कॉन्सेप्ट का चाहोगे कि मैथ बना ले। अभी हम आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आएंगे, आप थोड़ा सा वेट करना, इसके बाद ही आएगा ऑब्जेक्टिव। देखना कि आपने जो सीखा, हमने जो बताया, क्या वो कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्टिव पर फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो मुझे और पढ़ाने की जरूरत है और आपको और उससे पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, आइए हम इसका गुणनखंड करेंगे तो 1 2, इसका भी करेंगे तो इसका 1 1, इसका 1 3 1 2 4 1 5 1 2 3 6 1 7 1 2 4 8 1 3 9 1 2 5 10, इसी तरह 1 और 11 1 2 3 4 6 12। बच्चों जरा ध्यान से समझा जाए कि हम जो बता रहे हैं इस बात को ध्यान समझा जाए। मैंने क्या बोला, भाज्य संख्या, आपका एनसीईआरटी में वो प्रश्न है कि अभाज्य संख्या को भाज्य संख्या, भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या, मतलब इसी तरह घुमा फिरा के वो बार बार पूछता है क्वेश्चन। ठीक है, तो हम देखेंगे हमारा प्रश्न क्या था कि इसका गुणनखंड 2 से अधिक होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 2 से अधिक। तो आप क्या नोटिस किया, क्या 1 होगा बच्चों, नहीं होगा सर। 2 होगा, नहीं होगा। 3 होगा, नहीं होगा। लेकिन जैसे आप 4 पे आते हो तो इसका गुणनखंड जो है वो 2 से क्या हो गया, अधिक हो गया। क्या हो गया, 2 से अधिक हो गया। कैसे, 1 भी मिला, 2 भी मिला और क्या मिला, 4। तो हमारा जो पहला जो क्वेश्चन बना, हमारा जो पहला जो प्राप्त हुआ भाज्य संख्या, वो क्या हुआ, 4। 4 के बाद क्या आया, 6। 6 के बाद क्या आया, 7 तो आएगा नहीं, तो 7 को हम लोग कैंसिल कर देते हैं। इसके बाद 8, इसके बाद 9, इसके बाद 10, इसके बाद 12 और इसी तरह हम आगे मिलता जाएगा। अब हमारा इसमें से एक प्रश्न और आएगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है। तो सबसे जो छोटी भाज्य संख्या होती है बच्चों, सबसे जो छोटी भाज्य संख्या होती है वो क्या होती है, 4। क्या होती है, 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी, 4 होगी। ठीक है, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी, 4 होगी। तो मैंने आपको क्या समझाया, प्राकृत संख्या, फिर क्या समझाया, पूर्ण संख्या, फिर क्या समझाया, पूर्णांक संख्या, फिर क्या समझाया, अभाज्य संख्या, फिर क्या समझाया, भाज्य संख्या। लेकिन इसी में और अगर देखा जाए तो
पहला बात है कि इतना चीज पढ़ने से पहले आपको ये चीज जानकारी होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। अब इस टॉपिक को जरा सा ध्यान से देखा जाए। ठीक है, अब हम टॉपिक को थोड़ा सा हम नोटिस करेंगे। ठीक है, आइए। ठीक है, तो मेरा सवाल जवाब ये था कि कल का एक क्वेश्चन था, मतलब कल तो ठीक है, जैसे भी क्वेश्चन जो अभी आएंगे, जैसे अभी हम कल पढ़ाएंगे, अभी और सारे क्वेश्चन आएंगे उसमें से, तो देखा जाएगा। देखो हमारे पास क्या है, देखो पहले ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हम अभी चीज बताने वाले हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये अभी हम जो नोट लिखवा रहे हैं बहुत ही है, चाहे तो तुम नोट्स बना सकते हो। ठीक है, इसमें क्या है, देखो ये एक सीरीज को पकड़ता है और सारे सीरीज को ले चलता है। पहला क्वेश्चन ये है, देखो हमने क्या बोला, देखो अगर तुम दिक्कत करोगे आगे है। ठीक है, हमने क्या क्या लिखा है बच्चों, तो तीन चीज लिखा है, तीन चीज लिखा है, जरा ध्यान से देखा जाए। ठीक है, जरा ध्यान से देखा जाए। हमने लिखा है प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। आइए, तो सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, होती है। ठीक है, हाँ होगी। सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होगी, हाँ। सभी पूर्णांक संख्या, क्या बच्चों, सभी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होगी। ठीक है, और इसके बाद हम चलते हैं, और सभी परिमेय संख्या कौन सी संख्या होगी, तो वास्तविक संख्या होगी। देखिए क्वेश्चन को समझा जाए, हमने जो अल्टरनेट बताया है इस अल्टरनेट सीढ़ी को पकड़ा जाए। सीधे चलिएगा तो सीधे जवाब मिलेगा, उल्टा चलिएगा तो उसका जवाब आपके पास नहीं है। मेरे पास क्या है, जरा ध्यान दिया जाए। प्राकृत संख्या, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, होती है। सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होती है, होती है। सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, होती है। अब आइए तो थोड़ा सा अपोजिट, क्या इसका अपोजिट क्वेश्चन बन सकता है, नहीं बनेगा क्वेश्चन। आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर हम क्या ऐसे इसको करें, क्या क्वेश्चन को, क्या इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है, ध्यान दिया जाए। अभी हमने चला, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, हाँ होती है। सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होती है, होती है। सभी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होती है, होती है। सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, होती है। लेकिन तुमसे कोई बेटा क्वेश्चन पूछ दे कि क्या सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या होती है, नहीं, नो। अच्छा, क्या सभी परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या होगी, क्या सभी परिमेय संख्या जितना भी होगी, ये थोड़ा सा सस्पेंस रखेगा, आपको ध्यान दीजिएगा। इन दोनों में अल्टरनेट क्वेश्चन बनेंगे, ये नहीं होगा लेकिन ये चीज होगा, क्योंकि जो भी परिमेय संख्या होगा उसमें एक पूर्णांक संख्या होगा। तो इस क्वेश्चन में आप सस्पेंस मत पड़िएगा, ये दोनों में हाँ और इसमें नहीं होगा। आप समझ रहे हो बात, हम क्या बात बोल रहे हैं। सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या नहीं होगा, लेकिन सभी परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या होगा, क्योंकि परिमेय संख्या में वो सभी पूर्णांक संख्या पाए जाते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। तो हमारा जो आज का ये प्रश्न है उसका नाम है यूक्लिड। ठीक है, एक क्वेश्चन था, इसमें से हम देख लेते हैं, इसमें से देख लेते हैं, रिसेंट में जाएंगे हम। ठीक है, इसमें से हम देख लेते हैं। ठीक है, अभी हमारे पास क्वेश्चन ये देख रहे होंगे, मेरे पास एक क्वेश्चन है ये। ठीक है, और देखिए ये क्वेश्चन आपके पास है। ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा है उसका जवाब को देख लिया जा रहा है। हाँ, आइए क्वेश्चन नंबर 3, क्या आपने देखा है। ठीक है, ठीक है, पहला ये क्वेश्चन ये है, थोड़ा सा थोड़ा सा नीचे और आते हैं।
ये क्वेश्चन जो है आपको हम बता रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर को 6 को देखा जाए, 6 को देखा जाए कि सभी प्राकृत संख्या के संग्रह शून्य समेत को क्या कहते हैं। अगर सभी प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह, तुम्हारे पास जितना भी प्राकृतिक संख्या है, ये कौन सी संख्या दिख रही है बच्चों, ये प्राकृतिक संख्या। अगर प्राकृतिक संख्या के पहले अगर हम शून्य लगा दें तो इस पूरे संख्या को क्या कहा जाता है, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो हमारा ऑप्शन क्या जाएगा, पूर्ण संख्या। क्या जाएगा पहले, पूर्ण संख्या। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्या शून्य किसी पूर्णांक को विभाजित करता है, क्या शून्य जो है वो किसी भी पूर्णांक को विभाजित करेगा, तो नहीं। ठीक है, अभी हम लोग यूक्लिड पढ़ने वाले हैं, लेकिन यूक्लिड से पहले 2-3 जो प्रश्न है वो देख लिया जाता है। ठीक है, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा जो परिभाषा पढ़ने का भी और है, क्योंकि ये क्वेश्चन में आपको भी पता चला होगा क्वेश्चन बहुत बड़ा सीरीज है, और क्योंकि पूर्ण प्राकृत पर भी 2 क्वेश्चन आए थे तो हमने बताया, लेकिन हमें और लगता है कि अभी आपको पढ़ने की जरूरत है क्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, तब वास्तविक संख्या, फिर दशमलव प्रसार, ये हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, तो यहां से पढ़ते हैं पहला यूक्लिड ज्यामिति, यूक्लिड की ज्यामिति। ठीक है, या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका भी कह सकते हैं इसको, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका भी कह सकते हैं। ठीक है, ध्यान दिया जाए। हमारा जो फॉर्मूला है a बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, a बराबर बी क्यू प्लस क्या है, आर है। ये आपका यूक्लिड ज्यामिति का एक फॉर्मूला है, और इसी फॉर्मूला पे ये बनेंगे। अगर आप इसको देख सकते हैं संक्षेप में, तो इसको वैसे भी देख सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ पर a b q और यहाँ क्या आएंगे, आर आएंगे। ठीक है, a b और क्या आएंगे, a b q और r, ये 4 लोग हैं। कितने लोग हैं, ये 4 लोग हैं। इस 4 लोग पर ही क्वेश्चन बनेंगे, और आपके पास जो क्वेश्चन देगा, याद कीजिएगा कि यूक्लिड जो ज्यामिति होती है या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो होता है, इससे हमेशा हम एक प्रश्न पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम हमेशा क्या ज्ञात करते हैं, लसा या मसा। पहला क्वेश्चन ये रहेगा आपका, तो हमेशा इसका हम लोग मसा ज्ञात करते हैं, और इसे कलन विधि भी कहा जाता है। आप देखोगे एनसीईआरटी बुक में, आप जब ध्यान से पढ़ोगे तो वहां पर लिखा होता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को हम कलन विधि भी कहते हैं। कौन सा विधि बच्चों, कलन विधि। और इस विधि से हमेशा हम मसा ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं, मसा ज्ञात करते हैं। ठीक है, आप इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और एक चीज इसी में आप क्या देखोगे कि इसमें एक फॉर्मूला भी है कि 0 से बड़ा होगा और ये छोटा होगा। ये चीज आपका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, मतलब जो b का वैल्यू होगा, b का वैल्यू होगा, हम जिसमें भागा दे रहे हैं 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, r का वैल्यू r से हमेशा वो छोटा होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इस पर हम एक प्रश्न लेकर चलते हैं, और हम प्रश्न बताते हैं जो कि आपका एनसीईआरटी 1.1 का पहला क्वेश्चन इसी टाइप का ये क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, आइए देखते हैं, इसी पर हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखिए अभी अब जो क्वेश्चन पढ़े हैं वही क्वेश्चन अभी आपको दिखा। ठीक है, वही क्वेश्चन अभी आपको, वही क्वेश्चन दिखा आपको। ठीक है, क्या क्वेश्चन लिखा है, ये क्वेश्चन प्रश्न क्या है, ध्यान से समझा जाए। ठीक है,
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, अभी हमने बोला ना कि बिना कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आप नहीं बना पाओगे, ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, दो धनात्मक पूर्णांक, आपके पास दो संख्या है क्या बच्चों, ए और बी, पूर्णांकों को निम्न में से क्या परिकलित किया जाता है, क्या निकालते हैं। अभी तो हमने जो चर्चा किया ना कि जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है इसे कलन विधि, और ये हमेशा मसह को प्राप्त करता है, लसा नहीं बोलेंगे बेटा, ध्यान दीजिएगा, क्या बोलते हैं, मसह। तो हमारा जो ऑप्शन जाएगा इसमें से क्या होगा, मसह, ठीक है। अभी आप दो, अभी इसमें से एक प्रश्न भी और था, ठीक है, इसमें से भी एक प्रश्न और था, इसमें से भी एक प्रश्न और था, आप देख सकते हैं, ठीक है। एक में एक प्रश्न भी और था, वो भी आपको दिखा दे रहे हैं, यहां पर प्रश्न था, ये देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 15 क्या लिखा है, दो धनात्मक पूर्णांक जो है सी और डी है, ठीक है, क्या है, सी और डी, हमारा दो संख्या है, तो ये दो धनात्मक है और सी जो है वो डी से बड़ा है, ठीक है, भागफल तथा शेषफल आर होगा। अब एक फॉर्मूला, आप कुछ मत करो, भागफल तथा शेषफल क्या है, आर है, ठीक है, शेषफल हमेशा ये आर जाएगा, ठीक है, और आर का जो वैल्यू होगा, तो ये क्या होगा ना कि दो धनात्मक, मतलब हमारे पास अगर ए संख्या है, अभी इसी फॉर्मूला से हम लोग चाहे तो रिकॉल कर सकते हैं, तो हमारा जो ए होगा वो क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा, क्या बन जाएगा बच्चों, सी बन जाएगा, और ये जो फॉर्मूला जाएगा डी क्यू प्लस क्या जाएगा, आर, क्योंकि हमारा सही आंसर जाएगा क्या जाएगा, बी जाएगा, क्या जाएगा, बी। और एक चीज देखो इसी प्रश्न में कि ए जो होगा बी से, ए जो दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी का एसीएफ सबसे बड़ा पूर्णांक डी द्वारा विभाजित होता है। याद करना, अगर ए और बी जब आपस में कट रहे हैं तो ये दोनों डी इसको भी विभाजित करेगा, मतलब ए को भी विभाजित करेगा और किसको करेगा, बी को भी विभाजित करेगा, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट इसमें से भी एक और है, अभी आप देख सकते हैं इस टाइप का प्रश्न भी और यहां पर है आपका, ठीक है। ये पहला प्रश्न आप देख सकते हैं, अभी हमने जस्ट इसका चर्चा किया है, अभी हमने जस्ट इसका चर्चा किया है, ठीक है। क्या लिखा है, दो धन या धनात्मक भी कह सकते हैं, दो धन पूर्णांक ए बी के लिए यदि बी बराबर क्यू, ये क्या था, ए यहाँ होगा, बी यहाँ होगा, क्यू यहाँ होगा और आर यहाँ होगा। अभी हमने जस्ट एक चर्चा भी किया था कि जो अब पूछ रहा है कि इसमें से कौन सही है, तो ये तो सही है नहीं, ये भी सही नहीं है, अभी हम दिखाते हैं कहाँ होगा, ये भी हम जस्ट अभी हमने चर्चा किया है, ये भी नहीं होगा, और ये होगा कौन सा, कि जो आर जो बड़ा होगा वो 0 से बड़ा होगा और बराबर भी होगा, लेकिन बी से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा, ये आपका करेक्ट आंसर जाएगा, ठीक है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का समूह को क्या कहते हैं, अभी हम बात करेंगे, जिसका आंसर होगा क्या, वास्तविक संख्या। तो पहले हम चर्चा कर लेते हैं परिमेय संख्या और उसके बाद अपरिमेय संख्या पर हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक है, तब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो पहले हम दो टॉपिक पर बात करेंगे और ये दो टॉपिक आज का ये लास्ट टॉपिक रहेगा, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ये टॉपिक आज का लास्ट टॉपिक रहेगा। पहला इसे बोलते हैं रेशनल नंबर, ये परिमेय संख्या, और ये क्या है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है, वैसी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जाए और q बराबर नहीं है 0 का, और p और q पूछता है एग्जाम में कि p और q दोनों कैसी संख्या है, तो याद कीजिएगा p और q जो होगा ये दोनों आपका पूर्णांक संख्या होगा, कैसी संख्या होगा, ये पूर्णांक संख्या होगा, ठीक है। यानी कि p बाई q हमेशा रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग परिमेय संख्या को, और नीचे जो q का वैल्यू होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा, और p और q जो होगा वो पूर्णांक संख्या होगा, ठीक है। तो देखो बच्चों, अभी हम इस पर चर्चा हम कल करेंगे, और एक चीज बता देते हैं, आप यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल देखोगे, लेकिन ध्यान देना कि नीचे 0 नहीं होना चाहिए,
अगर नीचे 0 हुआ तो वो परिमेय संख्या में काउंट नहीं होगा, क्योंकि हमने बताया ना कि नीचे Q का वैल्यू सब होगा, लेकिन Q का वैल्यू 0 नीचे नहीं होगा। ये रहा P, ये रहा Q, ये रहा P, ये रहा Q। अब ये पहला प्रश्न ये है कि -1 परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो -1 परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि -1 आपका पूर्णांक है, और जो भी पूर्णांक होगा वो परिमेय संख्या होगा। अगर वो पूर्णांक मतलब कह सकते हैं, सम भी कह सकते हैं, विषम भी कह सकते हैं, लेकिन जनरली फॉर्म में हम लोग यही देखते हैं, पूर्णांक संख्या ही देखते हैं। कोई पूछे सर 2 होगा तो क्या परिमेय संख्या नहीं होगा? दम होगा। आभास संख्या होगा तो नहीं होगा? होगा, क्यों नहीं होगा? ठीक है, तो ठीक है बच्चों, तो हम विश्वास करते हैं कि आज का जो सेशन हुआ होगा आप लोग को एक बहुत ही लाभदायक होगा। और अगर समझ में ना आए तो इस टॉपिक को चाहे तो 2 बार या 3 बार आप रिकैप करके चैनल को पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ, और बच्चे अपने ख्याल रखिएगा। थैंक यू।